दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर इस समय तूफान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल मीटिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ कमिश्नरी का रिव्यू, डेवलपमेंट का रिव्यू करेंगे मुख्यमंत्री। और ये माना जा रहा है कि वो यहाँ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, NH 119 का प्रोजेक्ट है, यहाँ के रिंग रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, गढ़ सोनीपत मेरठ हाईवे का प्रोजेक्ट है, करनाल हाईवे का प्रोजेक्ट है। तो इन सब को लेकर लैंड एक्विजिशन के स्टेटस पर भी बात कर सकते हैं, चूँकि ये सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हैं। बाकी वो विभागों का रिव्यू तो करेंगे ही कि किस विभाग ने सरकार के दिए जो टारगेट्स हैं उनको कहाँ तक हासिल किया। लेकिन आज ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। जैसे ही इसका अपडेट आएगा तो हम आपको देंगे, तब तक बात करते हैं। मैंने लाइव आकर के आपको बताया था कि यूपीडा की वेबसाइट पर गंगा एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट का जो डिस्टेंस है वो अब घट गया है, और वेबसाइट मेरे सामने इस समय ओपन है। ये जो वेबसाइट है ये शो कर रही है इस समय 594 किलोमीटर की दूरी गंगा एक्सप्रेसवे की, जो मेरठ से प्रयागराज तक है। तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है अब वो भी बदला गया है शायद, क्योंकि पहले जिस गांव के पास था उसका नाम यहाँ शो नहीं कर रहा है एंड पॉइंट पर। यहाँ लिखा है अब एट प्रयागराज बाईपास ऑफ NH2 इन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। तो शायद वहाँ कुछ हल्का फुल्का फेरबदल प्रयागराज में भी हुआ है इसमें। और मेरठ में जैसा कि हम सब उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरठ में कुछ फेरबदल ज़रूर है कहीं ना कहीं। ये क्या फेरबदल है इसकी डिटेल्स अभी अपलोड नहीं है। और ये वेबसाइट बताती है कि जिन ज़िलों से ये इस प्रोजेक्ट को फ़ायदा मिलेगा उनके नाम लिखा है, डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ऐसे करके लिखा है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन ज़िलों के नाम इसमें लिखे हैं। 12 ज़िले हैं ये। और लिखा है इसकी चौड़ाई के बारे में, लिखा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो लिखा है कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो बाद में 8 लेन तक किया जा सकेगा, यानी उतनी लैंड एक्वायर करके लेके चली जाएगी 8 लेन के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर जो है वो 8 लेन में बनाए जाएंगे। और ये जो है इसकी जो चौड़ाई है, राइट ऑफ वे की जो चौड़ाई है एक्सप्रेसवे के, वो 120 मीटर प्रपोज्ड है। और सर्विस रोड जो है वो लगभग 3.75 मीटर, 3.75 मीटर इसकी सर्विस लेन रहेगी इसके साइड में एक्सप्रेसवे के। और ये आसपास के जो गांव हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देगी। तो इस प्रोजेक्ट में अच्छी चीज़ है कि गांव बटेंगे नहीं। कई बार कई एक्सप्रेसवे में ऐसा हुआ है कि गांव एक तरफ रह गए एक्सप्रेसवे के और उनका खेत दूसरी तरफ चला गया। तो उनको ये फैसिलिटेट करेंगे, अंडरपास देंगे, सर्विस लेन देंगे, इस तरह का इन्होंने दावा किया है यूपीडा ने अपनी वेबसाइट पर। अभी तक जो डिटेल्स इन्होंने अपलोड की हैं उनमें पहले दूसरे चरण की DPR नहीं है, डिटेल्स नहीं है उसकी, और 7वें चरण की डिटेल्स भी नहीं हैं। बाकी 9 चरणों की डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने डाली हुई हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से 34 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, वो कहाँ पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ख़ास तौर पर मेरठ के किसानों के लिए, जहाँ मेरठ में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये काशी से शुरू होगा। और इस बीच यूपीडा ने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि हाजीपुर स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया था। अब हाजीपुर के बजाय स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया गया है NH 334। तो NH 334 पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये अभी हिडन है, ये अभी क्लियर नहीं है, ये अभी छुपा हुआ है इसमें। तो अगर ये देखने वाली बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट हाजीपुर रहता है या कोई दूसरा रहता है। काशी तो नहीं रहने वाला है, ये लगभग लग रहा है अब। और हाजीपुर की संभावनाएं भी कमज़ोर लग रही हैं मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है खरखोदा के आसपास के किसी पॉइंट से भी ये शुरू हो सकता है, क्योंकि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत लंबा है। और 34 किलोमीटर अगर डिस्टेंस घटा है इस एक्सप्रेसवे का, तो जाहिर सी बात है बड़ा हिस्सा उसका मेरठ में ही घटा है स्टार्टिंग पॉइंट पर। बीच के हिस्सों पर शायद उतना फ़र्क नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी देखने वाली बात है, अभी जल्दबाजी होगी कोई कयास लगाना। और चूंकि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूपीडा की तरफ से भी हमारे पास नहीं है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है,
तो इसलिए ऐसा कहना भी गलत होगा। तो हमें इंतज़ार करना होगा यूपीडा की आधिकारिक सूचना का, और यूपीडा की आधिकारिक सूचना के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि अब अलाइनमेंट क्या है, नया अलाइनमेंट क्या है। मित्रों, जब कोई प्रोजेक्ट प्लान होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, उसकी ये देखा जाता है कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, ये देखा जाता है कि ये बनने के बाद लोगों के कितने मतलब का होगा। तो शायद यूपीडा इस तरह के अध्ययन में लगी होगी, जुटी होगी, और किसानों के अपने तर्क हैं। तो यूपीडा को ये तर्क उस वक्त भी देखने चाहिए थे जब 3 बार अलाइनमेंट में चेंजेस किए जा रहे थे। तो शायद वहाँ उनके होमवर्क में कोई कमी रही, कोई चूक रही। उनको पहले से होमवर्क के साथ फाइनली आइडेंटिफिकेशन, खूंटी गाड़ने का काम वहीं करना चाहिए था जहाँ पर लैंड एक्विजिशन करना है, ताकि किसानों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, किसानों को कोई धोखा ना हो। तो ये हमारी एजेंसीज़ के लेवल पे कुछ दिक्कतें होती हैं कि वो पर्याप्त होमवर्क के साथ मैदान में नहीं आती हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत कंसल्टेंट के लेवल पर मुझे दिक्कत ज़्यादा लगती है, यूपीडा के लेवल पर कम, क्योंकि यूपीडा ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त किया था और कंसल्टेंट ने पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करके और पूरा डीपीआर तैयार करने का काम कंसल्टेंट का है। तो ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी स्थिति करते कि पूरी तरह से अध्ययन करते, पूरी तरह से ग्राउंड पे सर्वे करते, ड्रोन सर्वे करते, फिजिकल सर्वे करते, डिस्कशन करते संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ, और फाइनली जो है ड्राफ्ट एक तैयार करके तब उसको पब्लिश करते, तब डिटेल्स बताते कि अब फाइनली ये यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो शायद इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है, आने वाले समय में हमें इसके अपडेट्स पता चलेंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होने जा रही है, जिस बैठक पर सबकी निगाह है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ कमिश्नरी की वर्चुअल रिव्यू करने वाले हैं, वर्चुअल समीक्षा करने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि उस समीक्षा में क्या हुआ। इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। कल देर रात मैंने लाइव आकर के आपको बताया था कि यूपीडा की वेबसाइट पर गंगा एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट का जो डिस्टेंस है वो अब घट गया है, और वेबसाइट मेरे सामने इस समय ओपन है। ये जो वेबसाइट है ये शो कर रही है इस समय 594 किलोमीटर की दूरी गंगा एक्सप्रेसवे की, जो मेरठ से प्रयागराज तक है। तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है अब वो भी बदला गया है, शायद चूँकि पहले जिस गांव के पास था उसका नाम यहाँ शो नहीं कर रहा है एंड पॉइंट पर। यहाँ लिखा है अब एट प्रयागराज बाईपास ऑफ NH2 इन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। तो शायद वहाँ कुछ हल्का फुल्का फेरबदल प्रयागराज में भी हुआ है इसमें। और मेरठ में जैसा कि हम सब उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरठ में कुछ फेरबदल ज़रूर है कहीं ना कहीं। ये क्या फेरबदल है इसकी डिटेल्स अभी अपलोड नहीं है। और ये वेबसाइट बताती है कि जिन जिलों से ये इस प्रोजेक्ट को फ़ायदा मिलेगा उनके नाम लिखा है, डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ऐसे करके लिखा है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन ज़िलों के नाम इसमें लिखे हैं। 12 ज़िले हैं ये। और लिखा है इसकी चौड़ाई के बारे में लिखा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो लिखा है कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो बाद में 8 लेन तक किया जा सकेगा, यानी उतनी लैंड एक्वायर करके लेके चली जाएगी 8 लेन के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर जो है वो 8 लेन में बनाए जाएंगे। और ये जो है इसकी जो चौड़ाई है, राइट ऑफ वे की जो चौड़ाई है एक्सप्रेसवे के, वो 120 मीटर प्रपोज्ड है। और सर्विस रोड जो है वो लगभग 3.75 मीटर, 3.75 मीटर इसकी सर्विस लेन रहेगी इसके साइड में एक्सप्रेसवे के। और ये आसपास के जो गांव हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देगी। तो इस प्रोजेक्ट में अच्छी चीज़ है कि गांव बटेंगे नहीं। कई बार कई एक्सप्रेसवे में ऐसा हुआ है कि गांव एक तरफ रह गए एक्सप्रेसवे के और उनका खेत दूसरी तरफ चला गया, तो उनको ये फैसिलिटेट करेंगे, अंडरपास देंगे, सर्विस लेन देंगे। इस तरह का इन्होंने दावा किया है यूपीडा ने अपनी वेबसाइट पर। अभी तक जो डिटेल्स इन्होंने अपलोड की हैं उनमें पहले दूसरे चरण की डीपीआर नहीं है, डिटेल्स नहीं है उसकी, और 7वें चरण की डिटेल्स भी नहीं हैं। बाकी 9 चरणों की डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने डाली हुई हैं। तो
अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से 34 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, वो कहाँ पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और ख़ास तौर पर मेरठ के किसानों के लिए, जहाँ मेरठ में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये काशी से शुरू होगा, और इस बीच यूपीडा ने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि हाजीपुर स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया था। अब हाजीपुर के बजाय स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया गया है NH 334। तो NH 334 पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये अभी हिडन है, ये अभी क्लियर नहीं है, ये अभी छुपा हुआ है इसमें। तो अगर ये देखने वाली बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट हाजीपुर रहता है या कोई दूसरा रहता है। काशी तो नहीं रहने वाला है, ये लगभग लग रहा है अब, और हाजीपुर की संभावनाएं भी कमज़ोर लग रही हैं मुझे। जहाँ तक मुझे लगता है खरखोदा के आसपास के किसी पॉइंट से भी ये शुरू हो सकता है, क्योंकि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत लंबा है, और 34 किलोमीटर अगर डिस्टेंस घटा है इस एक्सप्रेसवे का, तो जाहिर सी बात है बड़ा हिस्सा उसका मेरठ में ही घटा है स्टार्टिंग पॉइंट पर। बीच के हिस्सों पर शायद उतना फ़र्क नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी देखने वाली बात है, अभी जल्दबाजी होगी कोई कयास लगाना, और चूंकि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूपीडा की तरफ से भी हमारे पास नहीं है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, तो इसलिए ऐसा कहना भी गलत होगा। तो हमें इंतज़ार करना होगा यूपीडा की आधिकारिक सूचना का, और यूपीडा की आधिकारिक सूचना के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि अब अलाइनमेंट क्या है, नया अलाइनमेंट क्या है। मित्रों, जब कोई प्रोजेक्ट प्लान होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, उसकी ये देखा जाता है कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, ये देखा जाता है कि ये बनने के बाद लोगों के कितने मतलब का होगा। तो शायद यूपीडा इस तरह के अध्ययन में लगी होगी, जुटी होगी, और किसानों के अपने तर्क हैं। तो यूपीडा को ये तर्क उस वक्त भी देखने चाहिए थे जब 3 बार अलाइनमेंट में चेंजेस किए जा रहे थे, तो शायद वहाँ उनके होमवर्क में कोई कमी रही, कोई चूक रही। उनको पहले से होमवर्क के साथ फाइनली आइडेंटिफिकेशन, खूंटी गाड़ने का काम वहीं करना चाहिए था जहाँ पर लैंड एक्विजिशन करना है, ताकि किसानों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, किसानों को कोई धोखा ना हो। तो ये हमारी एजेंसीज़ के लेवल पे कुछ दिक्कतें होती हैं कि वो पर्याप्त होमवर्क के साथ मैदान में नहीं आती हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत कंसल्टेंट के लेवल पर मुझे दिक्कत ज़्यादा लगती है, यूपीडा के लेवल पर कम, क्योंकि यूपीडा ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त किया था, और कंसल्टेंट ने पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करके और पूरा डीपीआर तैयार करने का काम कंसल्टेंट का है। तो ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी स्थिति करते कि पूरी तरह से अध्ययन करते, पूरी तरह से ग्राउंड पे सर्वे करते, ड्रोन सर्वे करते, फिजिकल सर्वे करते, डिस्कशन करते संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ, और फाइनली जो है ड्राफ्ट एक तैयार करके तब उसको पब्लिश करते, तब डिटेल्स बताते कि अब फाइनली ये यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो शायद इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है, आने वाले समय में हमें इसके अपडेट्स पता चलेंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होने जा रही है, जिस बैठक पर सबकी निगाह है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ कमिश्नरी की वर्चुअल रिव्यू करने वाले हैं, वर्चुअल समीक्षा करने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि उस समीक्षा में क्या हुआ। इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।